1992, 2002 इनके बीच एक 10 साल का अंतराल है। लेकिन ये खाली अंतराल नहीं, ना ये इकलौता अंतराल है। उसके 10 साल पहले जाते हैं 1982। भारतीय जनता पार्टी एमर्ज कर रही थी, जनता पार्टी खत्म हो चुकी थी। उसके और 10 साल पीछे जाते हैं, जनसंघ और जेपी और राम मनोहर जेपी के तमाम साथी जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन में लगे थे, वो आपस में हाथ मिला रहे थे, जो दरअसल कभी सोचा नहीं गया था इस तरह से। उसके और 10 साल पीछे जाते हैं, भारत चीन से युद्ध लड़ रहा था। उसके और 10 साल पीछे जाते हैं, पहली बार भारत में आम चुनाव होते हैं और उस आम चुनाव में कांग्रेस के मुकाबिल भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी आती है। भारतीय जनसंघ जो दरअसल हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच के कुछ लोगों से मिलकर निकली थी। भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी? वही जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की या हिंदू महासभा की है। और 10 साल पीछे जाएंगे, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। आरएसएस के मुखिया इस आंदोलन में ना शामिल होने की खुली अपील करते हैं। इसके 10 साल पीछे भीमराव अंबेडकर और गांधी पूना पैक्ट साइन कर रहे होते हैं 1932, और आरएसएस अचानक से गांधी को पसंद कर रहा होता है। आरएसएस नया संगठन होता है। ठीक 10 साल पहले सारी कहानी शुरू होती है। 1922 में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जेल से छूट के आते हैं और तय करते हैं उनको एक नया संगठन बनाना है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू हितों के साथ नहीं खड़ी है। 10 साल के इस अंतर पे 2002 पहुंचते हैं हम। उसके बाद 2012 इमरजेंस होती है नरेंद्र मोदी की। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब बार बार भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार 2022 की बात करती है। लेकिन सवाल यह है कि एक देश जिसका संविधान कहता है ये देश सेक्युलर है, ये समाजवादी है, ये पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पे सबको बराबरी से रहने का अधिकार है, वह कैसे ऐसा हो जाता है कि एक राज्य में एक हाई कोर्ट के दरवाजे पर भगवा रंग का झंडा फहरा दिया जाता है? हम कहाँ चूके? इस पर एक किताब आई है। किताब मुझे भी पसंद आई और मेरी साथी हमारी असिस्टेंट एडिटर सौम्या को भी पसंद आई। किताब के लेखक हमारे साथ हैं, आप सब जानते हैं, अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं। उनकी किताब हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। और हमारे समाज के बारे में, क्योंकि सामाजिक विश्लेषण का खूब सारा काम किया है CSDS के साथ अभय कुमार दुबे जी ने, हम वो भी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अभय जी का स्वागत करता हूँ। अभय जी, आपका स्वागत है हमारे साथ लाइव वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत। शुक्रिया सर। और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं जो है वो बॉल जो है सौम्या के कोर्ट में फेंकता हूँ। सौम्या, आप चूंकि पहला सवाल आज करने वाली है, तो आप जो है बातचीत पूछने वाली है। वेलकम अभय सर। ओके, तो आपकी किताब से स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट डाइव इन करते हैं। आपकी किताब के शुरू में आप 6 आस्थाओं की बात करते हैं जो पॉलिटिकल करेक्टनेस या राजनीतिक सहीपन के स्पेस में मेजॉरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यक, मेरी हिंदी में गलती तो प्लीज माफ कीजिएगा, मेजॉरिटेरियनिज्म के बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध जो विमर्श है या उसके परिपेक्ष में जो विमर्श है, वो इन 6 आस्थाओं में आप डिफाइन करते हैं। मैं एक्चुअली 6ठी आस्था से स्टार्ट करूंगी, जिस 6ठी आस्था में आप कहते हैं वामपंथी सेकुलर उच्चतर और श्रेष्ठ संरचना मान लिया गया है, और इसके मुकाबले आमतौर पर हिंदुत्ववादियों की और खास तौर पर संघ परिवार की बौद्धिकता को निम्नतर और ध्यान न देने योग्य करार दिया गया है। तो क्या उस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन या उस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जो संघ के अंदर हो रही थी या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही थी या उस मेजॉरिटेरियन को रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्थान के अंदर हो रही थी, उसको क्या हमारे इंटेलेक्चुअल्स या बुद्धिजीवियों ने इग्नोर कर दिया? क्या ये उस सब का नतीजा है या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो संघ परिवार की आलोचना करने वाले बुद्धिजीवी हैं या विमर्श निर्माता हैं, उनके 2 हिस्से हैं। ये पूरा इलाका 2 सेक्टरों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जो कि मंच पर मुखर है, जो इन लोगों से लड़ते हुए दिखाई पड़ता है, जो ऐसा लगता है कि बहुसंख्यकवाद विरोधी चर्चा जो है, उस चर्चा में यही उसका मुख्य नेता है, यही नुमाइंदगी कर रहा है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है उसका, जो कि एक राजनीतिक सहीपन, जिसको आप पॉलिटिकल करेक्टनेस आपने कहा है, उसके प्रभाव में इन्हीं लोगों ने उसको मौन कर दिया है।
वो पृष्ठभूमि में है, उसकी बातें हमें सुनाई नहीं दे रही हैं, या उसको पृष्ठभूमि में हो एक जैसे ज्ञान की राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, उसके जरिए उसको पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है। मेरी पूरी किताब का केंद्र बिंदु यही बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि दो तरह के लोग जो कि एक ही विचारधारा के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति की बात ज्यादा सुनी जाती है और वही बात उस संघर्ष की प्रतिनिधि बात मान ली जाती है, केंद्रीय बात मान ली जाती है, जबकि दूसरे तरह के लोग वो भी उस विचारधारा से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी अहमियत कोई नहीं रहती सार्वजनिक जीवन में और उनकी बात कोई नहीं सुनता, वो पीछे फेंक दिए जाते हैं और उनकी आलोचना भी नहीं की जाती। ये भी नहीं कहा जाता वो गलत बात कह रहे हैं, बड़ी खामोशी के साथ, बहुत होशियारी के साथ में उन्हें मौन कर दिया जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो बहुसंख्यकवाद विरोधी विमर्श है उसका एक हिस्सा मुखर है और एक हिस्सा मौन कर दिया गया है, और मेरा मानना है कि जो हिस्सा मौन कर दिया गया है वो बहुसंख्यकवाद को बेहतर समझता है, उसके पास ज्यादा अच्छी बौद्धिक युक्तियां हैं, ज्यादा अच्छा विश्लेषण है, ज्यादा अच्छा तर्क है, भारतीय समाज की जो गतिशीलता है उसकी ज्यादा समझ उस मौन हिस्से के पास है। लेकिन चूंकि वो वक्त की जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है उसमें फिट होने के लिए तैयार नहीं है, इसकी सजा के तौर पर उसे मौन कर दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे वो लोग जो कि अपने आप को बहुसंख्यकवाद विरोधी राजनीति का नुमाइंदा बताकर राष्ट्रीय मंच पर या सामाजिक मंच पर पेश करते हैं, इनमें एक प्रवृत्ति है और वो रुझान उनका ये है कि वो ये मानते हैं कि संघ परिवार के दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं है, उनमें भूसा भरा हुआ है, दे आर एट बेस्ट टारगेट। अंग्रेजी का एक वाक्य है जो कि प्रोफेसर एजाज अहमद का लिखा हुआ है। प्रोफेसर एजाज अहमद कहते हैं The document of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ are at best target. In contrast, their activities are frighteningly brilliant. तो वो कहते हैं संघ परिवार की केवल गतिविधियों का अध्ययन करो, उनके दस्तावेजों का अध्ययन न करो। तो ये जो भारत में इंग्लिश स्पीकिंग एलीट है जो कि वामपंथी, उदारतावादी और सेकुलर खित्ते से आता है, दूसरे किस्म के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और हैं भी, उनके अंदर ये एक प्रवृत्ति है कि वो संघ परिवार के दस्तावेज वो गुरु गोलवलकर की रचनाएं नहीं पढ़ना चाहता, वो सावरकर की रचनाएं नहीं पढ़ना चाहता। एक तो वो मराठी में है और मराठी से हिंदी में अनुदित हुई है और मराठी हिंदी के मुकाबले अधिक संस्कृत भाषा है, उसमें लंबे वाक्य होते हैं, तो कौन इस झंझट में पड़े। एक तो ये बात है। दूसरे एक जो वामपंथी बुद्धिजीवियों की अपनी जो अहमियता है कि दुनिया का ज्ञान उन्हीं को है और उन्हीं के पास सबसे सही लाइन है, इसके तहत भी वो उसको नहीं पढ़ना चाहते। तो ये इस समस्या के कारण हुआ ये है कि 70 के दशक के बाद में संघ परिवार के अंदर जो नया घटनाक्रम हुआ, उन्होंने अपनी नीति बदली और उस बदली हुई नीति के सूत्र पहले से मौजूद थे, उसको ये लोग समझ नहीं पाए। उस प्रक्रिया में उनको वो एक ऐसी आलोचना करते रहे जिस आलोचना का संघ परिवार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। न जनता ने उसकी तरफ ध्यान दिया, न संघ परिवार ने अपना ध्यान दिया, और ये लोग उस आलोचना करके अपनी पीठ खुद ही ठोकते रहे। इन्होंने सेमिनार रूम में बैठकर एक डिस्कर्सिव बबल बनाया, उस बबल में रहते रहे और साथ में धीरे धीरे उस बबल में रहते रहते इन्हें लगने लगा यही भारत का सामाजिक यथार्थ है, यही भारत का राजनीतिक यथार्थ है। और इनके बाहर इनसे अनजान दुनिया बदलती रही और इस बदलती हुई दुनिया से ये नावाकिफ रहे। अब मैं मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप जो बात अभी कह रहे हैं कि बदलती दुनिया पे नावाकिफ है, इसका कॉइन का एक फ्लिप साइड जो है, जो सिक्के का दूसरा आयाम है, वो ये भी है कि जो राइट विंगर्स थे और दुनिया भर में राइट विंगर्स, भारत में भी और भारत के बाहर भी, वो लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे और शायद हमने किसी पवित्र किताब की तरह ये मान लिया था कि हम जो जानते हैं वो दुनिया का आखिरी सच है, इसके बाद कुछ नया नहीं होगा। क्या ऐसा था? आप इसको इस तरह से कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो दक्षिण पंथ और वाम पंथ, इन दो ये जो बाइनरी है दक्षिण पंथ और वाम पंथ की, इस बाइनरी के तहत अगर हम भारत की राजनीति को देखेंगे तो मुझे वो एक देखने का एक तरीका है। मैं भी बहुत दिन तक देखता रहा हूँ, मैं स्वीकार करना है, मुझे कोई ऐतराज नहीं कि मैं भी इस तरीके से भारत की राजनीति को देखता रहा हूँ। लेकिन जो पश्चिम में दक्षिण पंथ है, जिसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, और भारत में दक्षिण पंथ का विकास और गैर वामपंथी राजनीति का विकास बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। देखिए, स्वतंत्र पार्टी एक थी जिसको दक्षिणपंथी कहा जाता था, लेकिन
संघ पार्टी का रवैया बिल्कुल अलग तरह का था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो उस तरह से जो पश्चिम का दक्षिण पंथ है उस खांचे में फिट नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से हिंदू एकता की राजनीति की है उसने, उसका अध्ययन करने में मुझे लगता है कि अगर हम पश्चिमी विमर्श के पैमाने पर अगर उसका आकलन करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम सही निष्कर्षों पर नहीं पहुंच पाएंगे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या उसकी प्रवृत्तियों से संघर्ष करने की हमारी क्षमता भी चुक जाएगी। ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि भारत का वामपंथ मुद्दतों से मुगालते में उसको लगता रहा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक इसका वर्चस्व रहा है विमर्श की दुनिया पर भी और सत्ता में भी इसके सूत्र रहे हैं। इसलिए लंबे अरसे तक विमर्श वर्चस्व रहने के कारण इसको अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हुई। इसने अपना नवीकरण नहीं किया, जबकि दक्षिणपंथी लगातार अपना नवीकरण करते रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार अपना नवीकरण करता रहा, और ये इसकी वजह से धीरे धीरे कर एक ऐसा समय आया जबकि वामपंथियों के नीचे से जमीन निकल गई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से हावी होता चला गया। ये जमीन कहीं थी अभय जी, आप जिस जमीन के निकलने की बात कर रहे हैं, मतलब जिसको जमीनी आंदोलन कहते हैं, उसके अलावा राजनीतिक तौर पे केरल में सरकार 1967 के आसपास जो आई, या बंगाल में जो लंबे समय तक सरकार रही, उसके अलावा राजनीतिक जमीन थी भी कहीं? क्योंकि सामाजिक जमीन एक थी, आंदोलन जो जमीन पे जहां जहां भी हो रहे थे, किसान और तमाम आंदोलन, लेकिन इवेंचुअली उस दौर में भी जैसे आज हम देखते हैं कि आज वो आंदोलन में तो आपकी मदद ले लेता है क्योंकि उसको जरूरत है, पर वोट वो जाके बीजेपी को डाल देता है। उस समय भी लगभग एक जो प्रोसेस था वो ऐसा ही दिख रहा था, क्योंकि वोट वो कांग्रेस को डाल दे रहा था जाके। ऐसा नहीं है कि वामपंथी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े। याद करना चाहिए, भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था तो कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। आप 1952 का चुनाव देखिए, 1957 का चुनाव देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के चुनावी नतीजे बहुत बेहतर आते थे। बिहार के अंदर भी, और जो हिंदी भाषी इलाका है उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लोगों के पास अच्छा खासा जनाधार था जो लगातार विकसित हो रहा था। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की जो संभावनाएं थी, वो संभावनाएं सबसे ज्यादा उज्जवल मानी जाती थी आजादी के बाद, और इस बात को जवाहरलाल नेहरू अच्छी तरीके से समझते थे। इसीलिए खुर्शीद जब भारत की यात्रा पे आए तो नेहरू ने अपने बहुत सारे सांसदों से खुर्शीद की मुलाकात कराई, तो खुर्शीद और बताया कि ये हमारा विपक्ष है। तो खुर्शीद ने उनसे मुस्कुराकर कहा कि हम तो विपक्ष को जेल में रखते हैं। तो नेहरू ने उनसे कहा नहीं, हम विपक्ष को संसद में रखते हैं। जी जी। ये जो कम्युनिस्ट जिस तरीके से हिंदुस्तान में राजनीति करनी चाहिए थी, उन्होंने राजनीति नहीं की, और वो संसदीय तौर तरीकों के शिकार होते चले गए, और धीरे धीरे कर उनका विकास भी रुक गया, और उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस में चला गया और दूसरी पार्टियों में बिखर गया। तो ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। ये कहना कि इनके पास जमीन नहीं थी, ये मेरे ख्याल से इतिहास को नकारना होगा। नहीं, मैंने जो बात की वो उस तरह से जमीन नहीं थी। ये बात मैंने कही कि जिस जमीन की बात कर रहे थे, तो मतलब मेरा सवाल ये था कि जमीन क्या उतनी जमीन थी कि हम ये कह पाए कि उन्होंने जमीन गंवा दी अपनी, मतलब पॉलिटिकली। मैंने अपनी पुस्तक में, मेरी पुस्तक डिस्कोर्स मैपिंग की शैली में लिखी हुई है, विमर्श नवीन की शैली जी। तो मैं ये मानता हूं कि संसदीय राजनीति में तो कम्युनिस्टों के ग्राफ में लगातार गिरावट आती रही। केरल और बंगाल को छोड़कर, और कुछ त्रिपुरा, और केरल, बंगाल और त्रिपुरा को छोड़कर, और कुछ छुटपुट इधर उधर प्रदेशों में छोड़कर आमतौर पर संसदीय जमीन इनके नीचे से खिसकती चली। लेकिन विमर्श के स्तर पर ये लोग बड़े पैमाने पर हावी रहे। आप पूरे हिंदी भाषी इलाके को देखिए, जहां कम्युनिस्ट पार्टियां मुद्दतों में चुनाव नहीं जीती, लेकिन आप हिंदी के बुद्धिजीवियों में देखिए जो कि विश्वविद्यालयों में अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उनके बीच में मार्क्सवाद, मार्क्सवादी साहित्य आलोचना, इन सब चीजों का बड़ा बोलबाला रहा। हाँ, अब आप ये जो विमर्श के स्तर पर इनका जो वर्चस्व था, इसने इनको लगातार केंद्र में रखा, और इनकी करेंसी जो है उसकी वजह से लगातार बढ़ी रही। ये अपने आप में एक विरोधाभास था कि जमीन पर जनता इन्हें पसंद नहीं करती। वो बड़े पैमाने पर मार्क्सवाद की तरफ झुके हुए थे, यहाँ तक कि जो लोग मार्क्सवाद की तरफ झुके हुए नहीं थे वो अपने आप को थोड़ा सा कोने में पाते थे इनके मुकाबले। जी जी जी। सौम्या, मुखर जो तबका है
जो बहुसंख्यकवादी जो राजनीति है उसका विरोध करता है, वो हमेशा रणनीति और राजनीति के विमर्श में ही रह जाता है। मतलब वो कभी ये बात नहीं, इस बात पे शायद ध्यान नहीं देता, या फिर हो सकता है मेरे उससे मिस हुआ हो, बट संघ ने कहा था कि ऊपर से एकता और नीचे, जो आप भी कहते हैं, सावरकर कहता है कि नीचे से एकता है और संघ कहते हैं कि ऊपर से एकता है, कि एक सोशल एंगल भी एक पॉलिटिकल एंगल भी है। हम सिर्फ क्या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म में बिजी हो गए कि उनका मैथ्स कैसा है, उनने मेजॉरिटी के नंबर्स को देख के वोटिंग करवाई है या इस तरह से करा है, बट एक सोशल एंगल जो है जिसमें संघ इतना एक्टिव रहा है, क्या के बारे में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, और जो इग्नोर किया है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सावरकर जिस तरीके से हिंदू एकता स्थापित करना चाहते थे, या उनके पहले बालकृष्ण मुंजे जिस तरह से हिंदू एकता स्थापित करना चाहते थे, या उनसे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जिस तरह हिंदू एकता स्थापित करना चाहते थे, तो उनका मुख्य प्रारूप ये था कि वो भारतीय समाज के साथ पहले कुछ छेड़छाड़ की जाए, जातियों के खिलाफ संघर्ष किया जाए, जातियों को समाप्त किया जाए। ये सब लोग ये मानते थे जब तक जातियां समाप्त नहीं होंगी, हिंदू समाज के अंदर एकता नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन सब लोगों को अपना पूर्वज तो माना, इन सब लोगों को, अपने सावरकर को, मुंजे वगैरह को अपने मंच पे बुलाया, उनसे भाषण दिलवाए, वो सब ठीक है, इनको अपना पूज्य माना, लेकिन साथ में ये भी कहा कि भारतीय समाज के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा करके हम हिंदू एकता नहीं कायम कर पाएंगे। उनका मानना ये था कि हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं जहां पर थोड़ी देर के लिए लोग जातिगत भेद भूल जाएं। तो फिर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक सरसंघचालक थे, उन्होंने एक शाखा नामक एक संस्था कल्पित की। शाखा में हर व्यक्ति 1 घंटे के लिए आएगा, उस वक्त ना वहां कोई छुआछूत होगा, ना कोई जाति होगी, ना कोई समस्या नहीं होगी, जाति को थोड़ी देर के लिए स्थिर करना पड़ेगा। वहां पे वो लोग खेलेंगे, कूदेंगे, या भाषण सुनेंगे, या गीत गाएंगे, या ध्वज प्रणाम करेंगे, या प्रार्थना करेंगे, जो भी उनकी गतिविधियां उनके लिए तय की गई हैं वो गतिविधियां करेंगे। उनका एक मुख्य शिक्षक होगा, फिर एक प्रचारक आएगा शाम बाद में, वो मंडल में बैठाकर उन लोगों को अपनी विचारधारा की शिक्षा देगा। तो शाखा का 1 घंटा, जो सुबह भी लगती है और शाम को भी लगती है शाखा का 1 घंटा इस तरह का था जब व्यक्ति अपनी जाति को भुला के, अपने सामाजिक अस्तित्व को भुला के एकता का एक नमूना वहां पर पेश करता था। उसके बाद उसे आजादी थी कि वो शाखा से बाहर जाए, फिर से वो जातिवादी हो जाए। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंदिर प्रवेश के आंदोलनों में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसीलिए उसने सहभोज के आंदोलनों में, जातिगत सहभोज के आंदोलनों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। न ही उन्होंने बालकृष्ण मुंजे के सुझाव पे भाग लिया, सुझाव पर अमल किया कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हो, ताकि वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर डिसरप्शन पैदा हो जाए। तो उन्होंने ये नहीं किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मानना यह था कि समाज में हम एक ऐसी गतिविधि संगठन के जरिए शुरू करेंगे जहां पर लोग जाति भूल कर आएंगे। इस तरह कर धीरे धीरे राजनीतिक एकता की एक ग्रिड समाज की ऊपर से डालेंगे, बजाय इसके राजनीतिक हिंदू समाज की एकता नीचे से प्रस्फुटित हो, हम हिंदू एकता ग्रिड ऊपर से डालेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये प्रयोग धीरे धीरे 90 साल में अब कामयाब होने की तरफ जा रहा है। इसके विरोधियों ने भी इसको कामयाब करने के लिए सुविधा जुटाई है, वो अपने आप में एक अलग मसला है, इसके ऊपर हम लोग गौर कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार इस पर प्रयोग करता रहा, अपने ही विचारों के साथ में वहां पर बहुत जबरदस्त ऊहापोह दिखाई पड़ता है। आप बाला साहब देवरस ने 1974 में जब पूना में वसंत व्याख्यान माला में अपना विख्यात व्याख्यान दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्रीय की दुनिया में, हिंदू एकता की दुनिया में उसे गेम चेंजर मानता हूं। उससे पहले अगर आप माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के विचारों को पढ़ें हैं, या उससे पहले आप सावरकर के विचारों को पढ़ें, या मुंजे पेपर्स का अध्ययन करें, तब आपको समझ में आएगा कि ये लोग किस तरीके से देखते और हिंदू एकता की समस्याओं पर कैसे विचार करते थे। हमारे साथ क्या है, हमारे साथ जो कि बहुसंख्यकवादी राजनीति के आलोचक हैं, हम लोग केवल उनका अल्पसंख्यक रुख देखते हैं। हम भी देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये किस तरह से गतिविधियां करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ ये हिंदुओं को एकताबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हिंदुओं का मुसलमानों के विरोध में भी है, और इस्लाम के साथ में इनकी एक एफिनिटी भी है कि ये इस्लाम जैसा हिंदू धर्म को बनाना चाहते हैं। तो हम लोग उनकी इस तरह की आलोचनाएं करते हैं, जबकि इनके अंदर जातियों में बटे हुए हिंदू समाज में एकता कैसे स्थापित की जाए,
वो सब किस तरीके से एक राष्ट्रीय भावना में बने, राष्ट्रीय भावना जो उनकी अपनी परिभाषित की हुई है, हमारी आपकी परिभाषित की हुई नहीं है, उसमें किस तरीके से एकताबद्ध हो, इसके लिए इनके बीच में जो बौद्धिक, रणनीतिक और राजनीतिक जद्दोजहद थी, उस जद्दोजहद को समझना हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसी रोशनी में हमें दीनदयाल गोलवलकर के विचारों को समझना चाहिए, इसी रोशनी में हमें दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इसी रोशनी में दीनदयाल उपाध्याय के बाद जो संघ और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चली है, उसकी समीक्षा हमें करनी चाहिए। आपने कहा कि हम अल्पसंख्यक जो विरोध की मानसिकता, हेलो, हाँ, ओके, जो अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता, उस पर बहुत फोकस करते हैं, पर आप ही की किताब में आपने एक जगह बाला साहब देवरस का जिक्र करते हुए कहा है कि उनने एक बार एक प्रपोजल दिया था, एक प्रस्तावना रखी थी कि संघ को शाखाओं को मुस्लिम्स के लिए खोल देना चाहिए, मुसलमानों के लिए खोल देना चाहिए, और उनका विरोध हुआ, संघ के विदिन उनका विरोध बहुत हुआ, पर एक थॉट प्रोसेस वहां पे भी था कहीं पे, क्यों वो थॉट प्रोसेस देवरस जी के मन में आता है? क्योंकि ये जो हमारी पॉपुलर इमेजिनेशन है, उसमें तो हम सोच ही नहीं सकते कि आरएसएस के अंदर भी ऐसा कोई देखिए, मैं बाला साहब देवरस का एक व्याख्यान, उसके बारे में बात कर रहे थे, उनके आखिरी वक्त में उनका एक बड़ा व्याख्यान मैं पत्रकार के तौर पर मैंने खुद सुना है, और उसमें वो कहते नजर आते हैं कि इस देश में सब हिंदू हैं, केवल पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं। मुसलमान भी हिंदू हैं, ईसाई भी हिंदू हैं, और दूसरे धर्मावलंबी हिंदू हैं, इन सबकी पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं। ये सीधे सीधे सावरकर के विचार से लिया हुआ है, जिसमें हिंदू होना अपने आप में एक किसी खास धर्म का अनुयायी होना नहीं है। हिंदू एक सांस्कृतिक और राजनीतिक पद है, टर्म है, जिसके आधार पर वो इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को संबोधित करते हैं। तो अगर इस सिद्धांत के तहत जाया जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं मुसलमानों के लिए भी खुली होनी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि ये संघ में इस बात को लेकर हमेशा एक ऊहापोह चलता रहा है कि मुसलमानों के लिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरवाजे खोलें या ना खोलें। अगर आप सैद्धांतिक रूप से उन लोगों से चर्चा करेंगे तो इस बात को मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, उनके दरवाजे खोल देने चाहिए, और खुले हुए हैं भी, तो ये भी कहेंगे खुले हुए हैं ही, मुसलमान आना चाहे तो आ सकते हैं, उनको रोकता कौन है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जिस तरह से मुस्लिम राजनीतिक पहचान बनी है और उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू राजनीतिक पहचान बनी है, और ये प्रक्रिया मध्य युग से ही जारी है, ये अभी से नहीं। ऐसा नहीं है कि 19वीं सदी में ओरिएंटलिस्ट ने और अंग्रेजों ने आके हम एक भव्य हिंदू परंपरा बनाई और हमें थमा दी, और उन्होंने इस्लामिक परंपराएं और दूसरी जो धार्मिक परंपराएं थी उनकी उपेक्षा की, केवल हिंदू परंपरा पर उन्होंने जोर दिया। तो ऐसी बात नहीं है। ये तो जब तुकाराम ने हिंदू तुर्क संवाद लिखा था उस वक्त से दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से मुस्लिम राजनीतिक पहचान की प्रतिक्रिया में हिंदू राजनीतिक पहचान धीरे धीरे बन रही थी, और फिर आधुनिकता के जमाने में आके उसने बहुत मजबूत और बड़ा रूप धारण कर लिया। तो मेरा कहना यह है कि ये बिल्कुल अलग चीज थी। हिंदू राजनीतिक पहचान और मुस्लिम राजनीतिक पहचान का संघर्ष है, ये मुसलमानों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने से रोकता है, और इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले लोग भी समझते हैं। तो सिद्धांततः इस बात को कहना आसान है कि मुसलमानों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोई मुसलमान वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सिखों को देखिए, सिख देश का एक अल्पसंख्यक समुदाय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राजनीतिक भुजा है भारतीय जनता पार्टी, उसका सिखों की राजनीतिक भुजा जो अकाली दल है उसके साथ एक बहुत पुराना गठजोड़ है। सबसे पुराना गठजोड़ों में से एक है शिवसेना और अकाली दल, उनके दो सबसे पुराने सहयोगी थी। शिवसेना अलग हो गई है, लेकिन अभी भी अकाली दल उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इससे संतोष नहीं है, उसने सिखों का एक संगठन बना रखा है, उसका नाम भी आरएसएस है, वो है राष्ट्रीय सिख संगठन। और इस बात पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल को बहुत आपत्ति है। वो लगातार इस पर आपत्ति दर्ज करते रहते हैं कि आप ये राष्ट्रीय सिख संगठन बनाकर सिखों को हमारे पाले से क्यों खींचना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि जितने लोगों को अपने दायरे में लिया जा सके उनको लिया जाए। सिख मुसलमानों के मुकाबले सिख ज्यादा आसानी से उसके दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि मुगल काल में सिखों और मुसलमानों के बीच में सिखों की राजनीति और मुस्लिम राजनीति के बीच में बड़ा जबरदस्त संघर्ष था।
इसलिए सिखों में एक मुसलमान विरोधी भावना बड़े पैमाने पर पाई जाती है और वो बहुत आसानी के साथ में हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को भी हमें इस रोशनी में देखना चाहिए। अभय जी, एक जो अभी मेरे दिमाग में ये आपसे बात करते हुए एक बात आ रही है और मैं इस पर लगातार सोचता रहा हूँ, जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें हमने बीते लंबे समय में आज़ादी के बाद से ही एक जो उनके समर्थक हैं, उनका जो कार्डर या समर्थक है, उसमें हमने हमेशा एक जिसे हम लोकतांत्रिक प्रोसेस के तौर पर भी देख सकते हैं, एक प्रवृत्ति देखी कि उनका नेता सार्वजनिक मंच पे क्या कहता है और वो दरअसल असल में क्या मानता है या उनसे निजी तौर पे बंद कमरों में क्या कहता है, इसको लेके उसकी एक स्पष्ट न केवल राय रही है, उसने तमाम मौकों पे अपने ही नेताओं का, कांग्रेस में ही हुआ, लेफ्ट पार्टियों में हुआ, या जो समाजवादी दल थे जितने जो लोहिया के आंदोलन से निकले थे वहाँ भी हुआ, उसने उसका विरोध भी जताया है, वो पॉलिटिकली या इलेक्टोरली उनके खिलाफ भी गया है इन चीज़ों को लेके। लेकिन जिसको अगर हम ये इसको कहें कि सवर्ण जो हिंदू है, जो अपर कास्ट हिंदू है, उसका एक जो ऐतिहासिक बर्ताव रहा है, जिसको एक हम अवसरवाद भी तौर पर भी देखते हैं, या उसको हम ये भी देखते हैं कि सार्वजनिक पटल पे कुछ और अंदर से या बंद कमरों में कुछ और। अब मैं यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ, दो नाम लेके, अंबेडकर और गांधी। ठीक है, हालांकि भगत सिंह भी एबीवीपी के पोस्टर पे है और भगत सिंह भी आइडियोलॉजिकली तो खिलाफ ही है वहाँ पर, लेकिन गांधी और अंबेडकर, और ख़ास तौर पे गांधी, आप सोशल मीडिया के ट्रोल्स से लेकर किसी बंद कमरे में भी आपको कोई अगर आरएसएस का या भाजपा का समर्थक मिलेगा, कार्डर मिलेगा या इवन नेता मिलेगा, वो गांधी के न केवल खिलाफ है, वो तमाम हिंसक तरीकों से गांधी के खिलाफ है, वो गांधी की हत्या तक का समर्थन कर रहा होता है और कभी कभी वो माइक पर भी बोल जाता है गलती से। लेकिन पिछले 6 साल में हमने जो देखा, या उसके पहले भी हम पिछले 15 साल को देख सकते हैं, अंबेडकर और गांधी को बीजेपी ने या आरएसएस ने जिस तरह से सार्वजनिक पटल पर सम्मान देना शुरू किया और उसके कार्डर को जो मूलतः गांधी के खिलाफ है, हम लगातार सोशल मीडिया पे आपने भी, आपके खिलाफ भी कैंपेन एक बार चलाया उन लोगों ने, और हम देखते हैं भाषा क्या है उसकी गांधी को लेके। कैसे आप ये मानते हैं कि ये बहुत अजीब सी चीज़ है, वियर्ड सिचुएशन है, लेकिन 1 करोड़ों लोगों की आबादी को कन्वर्ट कर दिया गया अपने जैसे व्यक्ति में, यानी कि जैसा नेता है वैसे ही वो है कि उनको अपने नेता के इस बर्ताव से ना समस्या तो नहीं होती है, वो इसको ये कह के पब्लिकली जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये तो करना पड़ता है। यानी कि हमारे सुप्रीम लीडर जो है वो गांधी और बुद्ध की बात करते रहे और उनके लोग जो है वो गांधी की हत्या का समर्थन करते रहे। ये मानस डेवलप करना कितना मुश्किल या कितना कॉम्प्लिकेटेड था, और इसको किया है आरएसएस ने। जी देखिए, मेरा इसमें कहना यह है कि एक पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं एप्रोप्रिएशन की टेक्नोलॉजी। जी मैं कहूँगा विनियोग की प्रौद्योगिकी है। तो एक तो यह है कि हम किसी के विचारों से प्रभावित हैं, हम उनके विचारों के एक हिस्से को अपनाते हैं, अपने जीवन में श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उसको स्वीकार करते हैं। गांधी के विचार हों, अम्बेडकर के विचार हों, कार्ल मार्क्स के विचार हों या किसी के विचार हों। दूसरा यह है कि हम उन विचारों का विनियोग करते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ में। जी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1974 से ये प्रक्रिया शुरू की और बाला साहब देवरस का जो पूना वसंत व्याख्यानमाला का लेक्चर था, उस लेक्चर में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सब लोग हिंदू चिंतक हैं, ये सब लोग उन्होंने गांधी, अंबेडकर और जो 19वीं सदी के हमारे महान समाज सुधारक थे, उन सभी को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चाहिए कि इन सबको अपना ले और इनको अपने प्रातः स्मरणीय व्यक्तियों के रूप में घोषित कर दे जी, और इनको हिंदू चिंतक करार दे, क्योंकि हिंदू समाज के प्रति लोग चिंतित थे। इसलिए अगर इन्होंने कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या हमारी कभी कड़ी आलोचना भी की थी, तो उस आलोचना को भी भूल जाया जाए, क्योंकि वो उस संदर्भ में की गई थी, वो तत्कालीन संदर्भों में की गई थी आलोचना। ये सब बाला साहब देवरस ने स्पष्ट रूप से अपने व्याख्यान में कहा है। वो व्याख्यान न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने भीतर एक सैद्धांतिक तब्दीली करने का आह्वान करता है, बल्कि एक रणनीतिक तब्दीली करने का भी आह्वान करता है। उसी के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन तमाम लोगों को अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के रूप में स्वीकृत कर लिया। इसका कतई मतलब नहीं है कि वो इस तरह गांधी कहते थे कि हर धर्म जो है वो हिंदुओं में मुसलमानों के विरोध में की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म ऐसे हैं जिनको
स्वीकार किया जा सकता है और सभी धर्मों में चलने लायक चीजें हैं, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं मान सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने इनके विचारों का विनियोग किया है और विनियोग के चक्कर में उन्होंने इनकी तस्वीरें लगा ली हैं पृष्ठभूमि में जी। हाँ, इनका मूर्ति पूजन होता है। लेकिन आप देखिए, जो अंबेडकर के अनुयायी अनुसूचित जातियों के वो हिस्से, इनको दलित कहा जाता है, जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, अंबेडकरवादी हैं, उनके ऊपर मोदी सरकार के दौरान कितना जबरदस्त हमला हुआ। जितना दमन अंबेडकरवादियों का मोदी सरकार के दौरान हुआ है, उतना दमन किसी सरकार में नहीं हुआ। यहीं पे हमें सतर्क होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंबेडकराइट्स के खिलाफ है, जो कि दलित समुदायों के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है जी। लेकिन वो दलितों के खिलाफ नहीं है। हम लोग अपने अभ्यास में कहते हैं, देखिए उन्होंने भीमा कोरेगांव घटना पे उनके खिलाफ इतने मुकदमे चला दिए, या उन्होंने उनके खिलाफ ये किया, या उन्होंने मान लीजिए चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार करके राजद्रोह में जेल में डाल दिया। तो हम सब ये आलोचनाएं करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक दलित विरोधी संगठन है, जबकि ऐसी बात नहीं है। दलितों को तो वो अपने आगोश में लेना चाहते हैं और लगातार वो ले रहे हैं। दलित ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर उनके लिए वोट कर रहे हैं, उनके आंदोलनों में भाग ले रहे हैं। ये राम जन्मभूमि आंदोलन से ही पूरी प्रक्रिया चल रही है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी ओबीसी जातियों के युवकों ने और दलित युवकों ने अच्छे खासे पैमाने पर कार सेवकों के तौर पर भाग लिया था। लेकिन जो अंबेडकरवादी विचारधारा है, उस विचारधारा की वो ठुकाई कर रहे हैं और वो उन दलितों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहते जो उस विचारधारा के ऊपर चलते हैं। लेकिन अंबेडकर के साथ में पोस्टर भी लगाए रहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। इसे कहते हैं विनियोग करना, एप्रोप्रिएशन करना। उन्होंने एप्रोप्रिएट कर लिया है, उस विचारधारा को नहीं अपनाया। इसमें दरअसल मेरा सवाल इसमें यह भी था कि ये जो एप्रोप्रिएशन है, तो इसमें एक दिलचस्प बात जो हम देखते हैं कि उनका जो कार्डर या समर्थक है, वो सार्वजनिक तौर पे जो है वो गांधी को लेके या बल्कि अंबेडकर को लेके भी हिंसक बातें कर रहा है, और उसको जरा भी समस्या नहीं है अपने उस नेता से जो सार्वजनिक मंच पे खड़ा होके गांधी के रास्ते को अपनाने की बात कर रहा है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि ये और पार्टियों में हम जो दरअसल जो परंपरागत पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम बीजेपी को अगर वहाँ से निकाल दें, वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि भारतीय जनसंघ भी होता तो शायद इस तरह से नहीं होता है। जो आप जिस एप्रोप्रिएशन की बात भी कर रहे हैं, वहाँ पे उसके दो चेहरे आपको एक साथ विजिबल है पब्लिक डोमेन में। असल में है क्या, जैसे गांधी जी है, आप गांधी जी के व्यक्तित्व कृतित्व को देखें तो उसमें बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिन्हें अगर कोई चाहे तो अपना सकता है, लेकिन उनके खिलाफ भी बहुत सी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी। गांधी जी कहते थे कि मैं कट्टर सनातनी हूँ। अच्छा, अब जैसे ही वो ये बात कहते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऐसे बहुत से लोग कहेंगे कि गांधी जी जो है वो तो बिल्कुल हमारी ऐसी बात कर रहे हैं जी। लेकिन गांधी जी का एक दूसरा पक्ष ये भी था कि वो कहते थे कि मैं हिंदुस्तान में रामराज भी होनी चाहिए और खुदाई हुकूमत भी होनी चाहिए हिंदुस्तान में। यहाँ पे उनको उस पर आपत्ति होगी। तो ये जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के जो हमारे महापुरुष हैं, उस जमाने में इस तरह की राजनीतिक जत्थेबंदी भी नहीं हुआ करती थी। एक ही संगठन के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग भाग लिया करते थे। कांग्रेस खुद भी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला संगठन थी, जिसके अंदर हिंदूवादी भी थे, इसके अंदर वामपंथी भी थे, मार्क्सवादी भी थे, समाजवादी थे, हर तरह के लोग, बाजारवादी भी थे, हर तरह के लोग हुआ करते थे। उस जमाने के लोगों में से आप छांटकर बहुत सी बातें निकाल सकते हैं। अम्बेडकर है, अम्बेडकर का थॉट्स ऑन पाकिस्तान अगर किताब आप देखिए तो उसमें उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो बातें कही हैं, आज अम्बेडकरवादी उन बातों को छुपाना चाहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले उन बातों को उभारना चाहेंगे। तो इस तरह से बहुत सा ऐसा पहलू होता है जिसके अंदर आप कुछ लोगों की कुछ बातें पसंद करते हैं, कुछ बातें नापसंद करते हैं। इसीलिए आपके संगठन में मुख्य तौर पर ये दोनों तरह की प्रवृत्तियां, दोनों तरह के रुझान दिखाई पड़ते हैं। आपके कार्यकर्ताओं का एक हिस्सा उनका विरोध करता हुआ नजर आता है, मंच में उनका समर्थन होता रहता है, और इस तरह का अंतर्विरोध लगातार चलता रहता है। कुल मिला के हमें देखना चाहिए कि वो दरअसल कर क्या रहे। वो मुख्य तौर पर इन तमाम कामों से हिंदू एकता का उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि इन अंतर्विरोधों और विरोधाभासों से गुजरते हुए वो हिंदू एकता की अपनी परियोजना को और ज्यादा मजबूत करने में कामयाब है। आपकी इसी बात को एक सवाल आया है हमारे पास ऑनलाइन जो है, एक दर्शक जो है इसी बात पे मुझे लगता है आगे सवाल है वो कि
ये सुनील यादव जी हैं और वो ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि आपने जो है बहुसंख्यकवाद विरोधी विमर्श को मध्यमार्गी विमर्श का समेकित नाम दिया है। संभवतः इसके एक छोर पे हिंदुत्ववादी हैं और एक छोर पे शायद जिसको वो रेडिकल लेफ्टिस्ट वो माओवादी कह रहे हैं, हालांकि माओवादी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि माओवादी क्या संघ भाजपा को फांसीवादी ब्राह्मणवादी के अलावा कुछ और भी समझता है? ठीक है, क्या आप या फिर आपकी तरफ से ये कृत्रिम किस्म का छोर निर्मित किया गया है? दूसरा वो कह रहे हैं कि जो बात आपने अभी कही वो दरअसल उसी का एक शायद विस्तार या आगे पीछे की बात है। वो कह रहे हैं कि संघ के साहित्य में परले दर्जे की अवसरवादिता और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जैसी एक प्रवृत्ति क्या आम नहीं है? जैसे एकात्म मानववाद में दीनदयाल उपाध्याय को जहाँ ज़रूरत होती है वो मार्क्स के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत से सहमत हो जाते हैं और फिर उसी किताब में थोड़ी देर बाद मार्क्स को पश्चिमी विचार बता के खारिज कर देते हैं और सीधे सीधे धर्म राज्य कहने की जगह चित्त जैसे शब्द का एक आडंबर खड़ा करते हैं और जिसके लिए नाई के उस तरह जैसा एक भौंडा उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एजाज अहमद की 2015 की टिप्पणी का पाठ ये भी तो हो सकता है कि भूसा होने के बावजूद भूसे के ढेर में सुई तलाशने के लिए हमको संघी साहित्य के भूसे में उतरना पड़ेगा। ये उनके 2-3 जो है वो सवाल प्रतिक्रिया या सहमति है। ठीक है, मैं सुनील जी और आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो बातें बताई हैं ये आपको हर पार्टी की और हर विचारधारा में इस तरह की एक दूसरे को काटती हुई बातें मिलेंगी। इस तरह की वैचारिक अवसरवादिता आपको सब जगह मिलेगी। आपको कम्युनिस्ट पार्टियों में भी मिलेगी, समाजवादी पार्टी दलों में भी मिलेगी, सब जगह आपको ये तो आपके मन के ऊपर है कि कौन सी अवसरवादिता को आप ज्यादा रेखांकित करते हैं और कौन सी अवसरवादिता को देखने से आप इंकार करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि ये जो दीनदयाल उपाध्याय की बात कही, मैं उसको किस दृष्टि से देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ दीनदयाल उपाध्याय ने एक प्रयास किया था, वो वर्णाश्रम धर्म को जो पश्चिम से आया हुआ एग्लिटेरियनिज्म है यानी समतावाद है, वो वर्णाश्रम धर्म को उसका स्रोत बताने की कोशिश करते हैं एकात्म मानववाद। ये है एकात्म मानववाद का केंद्रीय मर्म, ये मैं मानता हूँ। बाकी उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा है, तमाम बातों पर अलग अलग विचार किया सकता है। उनका मुख्य प्रोजेक्ट क्या था एकात्म मानववाद के 4 जो भाषण व्याख्यान दिए थे जिनको मिला के वो किताब बनती है, उनका मुख्य प्रोजेक्ट ये था कि किस तरह वर्णाश्रम धर्म को समतावाद के स्रोत के रूप में सामने लाया जाए। अब आप बाला साहब देवरस का भाषण देखिए। एकात्म मानववाद तो 60 के दशक में तैयार की गई पुस्तक है। 74 में जब बाला साहब देवरस लेक्चर देते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म बिल्कुल बेकार हो चुका है, वर्ण व्यवस्था का भारतीय समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं बची है और हमें चाहिए कि इसका दार्शनिक बचाव करने की कोशिश छोड़ दें। ये एक मरती हुई व्यवस्था है, इसको हमें ठीक से मर जाने देना चाहिए, ठीक से मरने में सहयोग करना चाहिए, ये बाला साहब देवरस कहते हैं। तो बिना नाम लिए वो दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का खंडन कर देते हैं। जी सौम्या, उसके बाद से होता यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नीतिगत तौर पर दीनदयाल उपाध्याय की जो ऑर्गेनाइजेशनल लीगेसी है, जो उनकी सांगठनिक विरासत है, जिसमें द्विज जातियों का पिछड़ी जातियों के साथ में राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश है, उसको तो जारी रखती है। लेकिन एकात्म मानववाद को केवल जवानी जमा खर्च के तौर पर विचारधारा है। लेकिन अंततः जिसमें वर्णाश्रम धर्म को समता मूलकता का पर्याय बताने की उन्होंने कोशिश की थी, वो आग्रह, वो वैचारिक आग्रह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से उसको छोड़ देते हैं। तो मैं इसको इस दृष्टि से देख कर समझने की कोशिश करता हूँ। जी सौम्या, तो जो आलोचक हैं संघ के या भाजपा के, वो बार बार एक कंपैरिजन लेके आते हैं नाजी से, फासिज्म से, हिटलर से। पर वो एक तो वो कंपैरिजन्स मेरे को लगता है ये कि हिटलर के साथ जर्मनी में नाजिज्म खत्म हुआ, पर क्या मोदी के साथ इंडिया में फासिज्म खत्म हो पाएगा? मतलब ये कंपैरिजन कितना सही है या इस कंपैरिजन को कितना इजीली यूज करना चाहिए, मुझे एक तो उस पे सवाल है। दूसरा, आप अपनी किताब दूसरा आपका एक पॉइंट आप अपनी किताब में लिखते हैं कि ग्राम्स्की के जो उसूल हैं, उस उसूलों पे भारतीय जनसंघ को बनाने की कोशिश की गई थी कि जब तक कल्चरल लेवल पे एक मेकओवर या कंसेंसस नहीं आता है
जब तक सांस्कृतिक रूपांतरण और सहमति नहीं बनती है, तब तक राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, राजनीतिक सक्सेस नहीं आ सकती है। तो संघ एक ऐसी उसके साथ है मेंटालिटी है, और उसी टाइम यहाँ पे जो आलोचक है बार बार फासिज्म, हिटलर ये यूज करते रहता है। तो इस विरोधाभास के बारे में बात कीजिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो संघ परिवार की राजनीति को की फासिज्म से तुलना करने वाला सवाल है, इसके ऊपर विद्वानों के बीच में बहुत बहस हुई है और काफी काम हुआ है। आमतौर पर लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि संघ परिवार को यूरोपियन फासिज्म के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। यूरोपीय फासिज्म में ऐसी बहुत सी बातें थी जो संघ परिवार में नहीं पाई जाती है, और वो अलग तरह। मैं मानता हूं कि ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस बनी है, इसमें संघ को आप गीली जबान से फासिस्ट कह देते हैं और भी बहुत सी चीजों को फासिस्ट कह देते हैं, ये उचित नहीं है। ये आमतौर पर जो राजनीतिक बहसें हुई हैं, उन बहसों में परिणाम इस तरफ झुक गया है कि इस तरह से कहने से आप संघ परिवार की सही आलोचना नहीं कर रहे होते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, शायद दूसरी बात आपने ग्रामशी वाली बात कही थी, तो वर्चस्व वाली बात कही थी। तो वो संघ, ये मैं मानता हूं कि संघ परिवार की पूरी कोशिश है कि हिंदू समाज के ऊपर अपना वर्चस्व कैसे कायम किया जाए, और वर्चस्व प्रभुत्व से अलग होता है। वर्चस्व का मतलब ही ये होता है, प्रभुत्व तो आप थोड़ा दबाव डालकर और दूसरे तरीकों से कायम करते हैं। वर्चस्व का मतलब होता है कि जिनके ऊपर आप वर्चस्व हेजेमनी अपनी कायम कर रहे हैं, वो स्वयं आगे बढ़कर उस हेजेमनी को स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं और स्वाभाविक रूप से अपने आप को उसका अंग बना लेते हैं, हेजेमनी को अंग बना लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिश यही है कि किस तरह प्रभुत्व जो है वो वर्चस्व में बदले, और अभी तक मैं नहीं मानता हूं कि प्रभुत्व वर्चस्व में बदल पाया है। अभी उसका रूप राजनीतिक ज्यादा है। भाजपा को राजनीतिक सफलता प्राप्त हो गई, लेकिन वो सफलता सामाजिक स्तर पर भी है। क्या वो सफलता बनी रहेगी? क्या उसने निचली जातियों का जो विनियोग अपनी राजनीति में किया है, अपने साथ जोड़ा है, इसको वो लंबे अरसे तक जोड़े रह पाएगा? बाकी हिंदू समाज बहुत बड़ा और विशाल और विविध है। उसके अंदर तरह तरह की प्रवृत्तियां हैं और तरह तरह के आग्रह हैं, बहुत मांगे हैं। सत्ता में हिस्सेदारी की बड़ी प्रबल इच्छा है सब लोगों की, जिनको सत्ता में हिस्सेदारी लंबे अरसे तक नहीं मिली है। तो क्या उनको सत्ता में हिस्सेदारी वो दे पाएगा, या वे तबके जिनको सत्ता में हिस्सेदारी, इनके मुंह में सत्ता का स्वाद लग चुका है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तब क्या वो बिना सत्ता लिए या कम सत्ता लिए संतुष्ट रह पाएंगे? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी आज भी सामना कर रही है और भविष्य में भी सामना करेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी जो कामयाबी है, वो कामयाबी राजनीतिक अधिक है। वो अभी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप उतना नहीं ग्रहण कर पाई है जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि ग्रहण करे। इसमें मेरा सवाल हुई, ग्रैमशी की बात हुई है। तो ग्रैमशी जो है वो एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि ऑल मैन आर इंटेलेक्चुअल, बट they do not have a social role. All of them don't have a social role of being intellectuals in the society. और जो पूरा यूरो कम्युनिज्म है, जो इवेंचुअली कैपिटलिज्म की ओर जाता है, उसने ग्रैमशी के जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको अपनाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूरोप का पूरा लिबरलिज्म है, जो नियो लिबरलिज्म है, वो भी वहीं से डेवलप होता है। जो हमने भारतीय इंटेलेक्चुअल्स को लेके बात की, क्या यहीं पर चूक सबसे बड़ी हो जाती है हमसे, कि हमने ये जो आपने शुरुआत में एक बात करी कि क्या लोगों को ये रियलाइज होने लगा बहुत बड़े पैमाने पे कि ये लोग हमको जो है वो, मैं इसको सीधी भाषा में कहूँ तो मूर्ख समझते हैं। क्या उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया है, या एक जो रिवेंजफुल अप्रोच लोगों की तरफ से क्या आया है उसकी वजह से? आप मयंक जी अपने सवाल को बहुत संक्षेप में और ठोस रूप से कहें। मेरा सवाल ये है कि ग्रैमशी जो कहते हैं, चर्चा शुरू कर देंगे वो चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि क्या जो पूरा हमारा लिबरल समाज है, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स है, क्या लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया बड़े पैमाने पे पिछले कुछ साल में कि ये हमको मूर्ख मानते हैं, और उसके प्रतिशोध के तौर पे भी ये रिएक्शन आया है? ये सारी दुनिया के बारे में बात सही है। सारी दुनिया में उदारतावादियों ने जिस तरीके से सत्ता में अपने आप को जिस तरह सत्ता का इस्तेमाल किया है, उससे अपने निहित स्वार्थों को उन्होंने पूरा किया है और दूसरों को लगातार वो उपदेश देते रहे। उसकी वजह से आप भारत में ही देखिए,
जितने बड़े बड़े 19वीं शताब्दी के और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बड़े बड़े दुनिया के उदारतावादी थे, लिबरल्स थे, सबने भारत में अंग्रेजों की हुकूमत का समर्थन किया। साथ में वो व्यक्ति की आजादी के भी समर्थक बने रहे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया, या जो उपयोक्ता यूटिलिटेरियंस थे उन्होंने क्या किया, जेरेमी बेंथम, सब लोगों ने क्या किया? लंदन में बैठे सब लोग भारत में अंग्रेजों की हुकूमत के समर्थक थे। वो मानते थे कि भारतवासी अभी इस योग्य नहीं हो पाए हैं कि वो अपना शासन खुद करें, इनको रूल किए जाने की जरूरत है। ये निचले किस्म की संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं, ये उन उदारतावादियों का कहना था। तो मैं तो उदारतावादियों को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखता। मेरा मानना है कि लिबरलिज्म अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त पाखंड है, और इसको धीरे धीरे आम जनता ने समझ लिया है, और उसकी प्रतिक्रिया में बहुत सारे ऐसे नेताओं को प्राथमिकता दी गई है जो कि उस तरह से लिबरल नेतृत्व के हिस्से नहीं लगते। इनके अंदर आप नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं मैं नेताओं की इशारा कर रहा हूं। तो उदारतावाद इस वक्त एक बड़े पैमाने पर नाकामी की तरफ बढ़ रहा है, या मैं कहूंगा वो नाकाम हो चुका है। बहुत मुश्किल लगता है उसकी वापसी मुझे बहुत मुश्किल लगती है। उस वापसी को करने के लिए उसे अपना बहुत बड़ा पाखंड छोड़ना पड़ेगा, और पाखंड जो है वो उनका एक नैसर्गिक हिस्सा है। पाखंड छोड़ देंगे उदारतावाद नहीं रहेगा, वो कुछ का कुछ हो जाएगा। एक सवाल है कि हमारे लाइव में ही आया है कि क्या ये पोस्ट मंडल इफेक्ट भी है, कि मंडल की जो पॉलिटिक्स है उसके आने का भी असर हुआ है, जो लेफ्ट या लिबरल्स या जो आप इंटेलेक्चुअल्स की पॉलिटिक्स है उस पर? भाई, मंडल के आने के बाद में क्या हुआ? मंडल के आने के बाद में पिछड़ी जातियों का एक बड़े पैमाने पर उभार देखते हैं। हमारे मित्र योगेश यादव ने उसे भारत में लोकतांत्रिक क्रांति की संज्ञा दी है। पहली, दूसरी, तीसरे लोकतांत्रिक उभारों की उन्होंने संज्ञा दी है। लेकिन ये जो पिछड़ी जातियों का उभार हुआ, इसके गर्भ से जो सामाजिक न्याय की राजनीति निकली, इस सामाजिक न्याय की राजनीति ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इसका जो नेतृत्व था, ये जो है आज नेतृत्व, इसकी साख आज जनता की निगाह में बिल्कुल नहीं है। इनकी अपनी बिरादरियों को छोड़कर इनकी कोई साख नहीं है। अपनी जिन बिरादरियों के नेता थे, जैसे यादव लोग हैं, या मान लीजिए यादवों के नेतृत्व के बारे में आप चर्चा कर लें, या आप जाटवों के नेतृत्व के बारे में चर्चा कर लें, या आप दूसरे प्रांतों में इन्हीं बिरादरियों के दूसरे नाम है, आप उनके नेतृत्व की तरफ चर्चा कर लें। इन लोगों को सत्ता मिली, समाज के दूसरे हिस्सों ने भी उनको समर्थन दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी को समाज के सभी हिस्सों ने समर्थन दिया, तभी तो प्राप्त हुआ। मायावती जी को समाज के सभी हिस्सों ने समर्थन दिया, ब्राह्मणों ने भी उनको वोट दिया, तभी तो उत्तर प्रदेश में उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। हमें अध्ययन ये करना चाहिए कि इन लोगों ने सत्ता का इस्तेमाल किस तरीके से किया। क्या इन लोगों ने सत्ता का इस्तेमाल किया, वो जो द्विज जातियों ने सत्ता का इस्तेमाल किया था, उससे किस रूप में भिन्न था? इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। इन दोनों के भ्रष्टाचार की क्वालिटी में, क्वांटिटी में क्या फर्क था? उन्होंने भी भाई भतीजावाद किया, इन्होंने भी भाई भतीजावाद किया, उन्होंने भी जातिवाद चलाया, इन्होंने भी जातिवाद चलाया। उनकी सत्ताएं भी स्त्री विरोधी थी, इनकी सत्ताएं भी स्त्री विरोधी थी। इनमें कहां समानता है और कहां विरोध है? तो आम जनता के सामने सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पर जो अंतर दोनों के बीच में पेश किया जा रहा था, वो अंतर पूरी तरीके से मिट चुका है। हुआ यह है कि सामाजिक न्याय की राजनीति 90 के दशक से जो शुरू हुई, आज उसको लगभग 30 साल हो चुके हैं। इन 30 सालों में इन समुदायों के बीच में कुछ, एम.एन. श्रीनिवास की भाषा में ये कहें तो डोमिनेंट कास्ट उभर आई है, प्रभुत्वशाली समुदाय, दबदबे वाले समुदाय उभर आए हैं। ये समुदाय, इन समुदायों को जब भी सत्ता मिलती है तो ये तमाम ठेकों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। हर किस्म का रोजगार भी इन्हीं को मिलता है, पुलिस थानों में भी इन्हीं की तैनाती होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में होता यह है कि समाज के दूसरे तबके पूरी तरीके से नाराज हो जाते हैं। जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। दलित जातियां हैं, उनमें के अंदर जो अदृश्य किस्म की छोटी छोटी दलित बिरादरियां हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ना उन्हें टिकट मिलता है, ना उन्हें रोजगार मिलता है, ना उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, कुछ नहीं। वो लगातार वंचित होने की स्थिति में ही बनी रहती है। जो मजबूत हिस्से हैं वो सब कुछ हड़प जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे सबक सीखा। भाजपा ने ये जो कमजोर और इनविजिबल, अदृश्य किस्म की जातियां थी, इनको अपनी ओर खींच लिया। ये लोग लंबे अरसे से सामाजिक न्याय के नाम पर यहाँ मजबूत जातियों को वोट दे रहे थे, वो भाजपा के साथ चले गए, और द्विज जातियों के साथ में मिलकर भाजपा ने एक बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, एक दुर्जेय गठजोड़ बनाया। वो सामाजिक गठजोड़ लगातार कायम है। 2014 में जो जीत हुई थी, उसके पीछे वही सामाजिक गठजोड़ था।
2017 में जो जीत हुई उसके पीछे वही सामाजिक गठजोड़ था, 2019 में जो जीत हुई उसके पीछे वही सामाजिक गठजोड़ था। और भारत के विपक्षी दल, अल्पसंख्यकवाद के आलोचक या उसके विरोध में खड़ी हुई शक्तियां उस सामाजिक गठजोड़ को बिल्कुल नहीं तोड़ पा रही हैं। सौम्या, आपने आपकी किताब में क्रिस्टोफ जेफरलो को बहुत बार रेफर किया है, और मतलब मुझे सरप्राइज तो एक लगा कि हम आपको आपकी इस प्रोसेस के लिए हमें इंडिया में वो ट्रेडिशन ही नहीं है, वो स्कॉलर्स ही नहीं है जिनके कर पा रहे थे। बट क्रिस्टोफ जेफरलो की एक लाइन है, संघ से सबसे ज्यादा तब डर लगना चाहिए जब वो सत्ता में नहीं होती है। तो क्या लिबरल्स ने या उदारतावादी जो लोग हैं उनने वो साइंस इग्नोर किए लगातार? वो अभी 2014 से तो हम लोग सब इतने परेशान है, लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि 2014 में एक चीज का जन्म होता है, उससे पहले बहुत कुछ हो रहा है। भारतीय मैंने अपनी किताब में भारतीय लिबरल्स की एक थियरी रही है कि संसदीय लोकतंत्र जो है वो अतिवादी विचारधाराओं को नरम कर देता है। जो संसदीय प्रक्रिया में जो लोग भाग लेते हैं वो धीरे धीरे कर अपनी सख्ती और अपनी कट्टरपन छोड़ते चले जाते हैं, और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे संसदीय मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। इसमें कम्युनिस्टों को उदाहरण दिए जा सकते हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण दिया जा सकता है, और यही उन्हें उम्मीद थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का भी यही हश्र होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में गठजोड़ सरकार थी, इसलिए लोगों को लगा कि शायद वैसा ही हश्र उनका होने के लिए जा रहा है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पश्चिमी तरीका है सोचने का, वो उस आईने में जैसे ही हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समीक्षा करनी शुरू करते हैं, हम उसके मर्म को पकड़ने से चूक जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संसदीय राजनीति के मुताबिक खुद को बदलने की बजाय संसदीय राजनीति को अपने मुताबिक बदल लिया। आप देखिए, संघ ने शुरुआत की थी संविधान की आलोचना करके। जब संविधान बना था उस वक्त के आप ऑर्गेनाइजर की इश्यूज देखें आप, तो वो लगातार संविधान की आलोचना करते हैं, उसको खारिज करते हैं और कहते हैं कि भाई ये संविधान जो है मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, इसलिए हमें ये संविधान भारतीय नहीं है। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी इस संविधान में संशोधन करने के लिए एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग ने लगातार विचार करके अपनी तमाम संस्तुतियां भेजी। वो तो 2004 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन गई, वरना वो संविधान संशोधन वाला आयोग लगातार चलता रहता और वो संविधान में संशोधन की नौबत आ जाती। लेकिन उसके बाद आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रीति नीति में संशोधन होता है। जब नरेंद्र मोदी को सत्ता मिलती है तो वो संसद में घुसते वक्त माथा टेकते हैं और कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्मग्रंथ संविधान ही है। वो लोग ये समझ गए हैं कि संविधान में संशोधन किए बिना ही हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। तो वो लगातार अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी रणनीति में बदल रहे हैं, अपनी समझ में बदल रहे हैं, क्या करना चाहिए उसको बढ़िया तरीके से कैलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय समाज में जो आधुनिकता का आगमन हुआ है उसके साथ भी अपने आप को कैलिब्रेट कर रहे हैं। ये काम दूसरी राजनीतिक शक्तियां नहीं कर पा रही। ऑडियो ऑफ था। हाँ, एक सवाल जो है वो अभी आया है, कुलदीप सिंह पूछ रहे हैं, ये सवाल दरअसल मुझे लगता है, हालांकि बहुत लंबी, इस पे पूरी एक अलग से बहस हो सकती है। वो ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि एज एन आइडियोलॉजी लेफ्ट जो है, वामपंथी विचार जो है, वो आरएसएस का मुकाबला क्या कर भी सकता है इस देश में? ये मौजूदा जो प्रमाण हमें मिल रहे हैं वो प्रमाण तो बताते हैं कि जो वामपंथी विचार तंत्र है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार तंत्र का मुकाबला तो तब करेगा जबकि वो उसको समझेगा ठीक से। आप जिसको अपना आप शत्रु मानते हैं, अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, तो आप उसको ठीक से समझते हैं ना। युद्ध के दो नियम होते हैं, आपके विरोधी का अतीत क्या है और आपके विरोधी का वर्तमान क्या है। अगर आप इन दोनों चीजों से नावाकिफ रहेंगे तो आप कैसे युद्ध लड़ेंगे। जो भारत के वामपंथी हैं वो ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अतीत को ठीक से समझते हैं और ना उसके वर्तमान को समझने के लिए तैयार है। उनके पास अपना एक खांचा है
उस खांचे में जो फिट नहीं होता है उसको वो यूरोपीय अनुभव के मुताबिक तरह तरह के फतवे देते रहते हैं कि ये इस तरह का, ये इस तरह का, ये इस तरह का, जबकि वास्तव में जमीन पे ऐसा है नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को समझ गया है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा चिंतित होना छोड़ दिया है कि वामपंथी हमारे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने एक बड़ा मोटा मोटा फार्मूला निकाला है कि आप हमें सांप्रदायिक कहते हैं, हम आपको गद्दार कहेंगे, हम आपको राष्ट्र विरोधी कहेंगे। आपने हमारी पीठ पे लिख दिया है कि ये सांप्रदायिक है, हमने आपकी पीठ पे लिख दिया है कि राष्ट्र विरोधी नहीं है। अब आप हम अपने आप को हम अपना बचाव करते रहेंगे, हमने आपकी पीठ पे लिख दिया है, आप अपना बचाव करते रहेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा मोटा मोटा एक क्रूड किस्म का ये फार्मूला निकाल लिया है वामपंथियों से निपटने का। और वामपंथी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को न पहले समझते थे, न वो अब समझेंगे और न वो समझने के लिए तैयार है। जब तक उन्हें समझेंगे नहीं, लड़ेंगे कैसे? आपको जिनकी हम जो बात कर रहे हैं पूरी, एक वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स या लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, उनकी तरफ से किताब पे कोई प्रतिक्रिया मिली आपको अभी? मतलब फोन करके या किसी और तरीके से, या असहमति जताई गई हो बड़ी कड़े तरीके से? मैंने कोई बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, इस प्रकार का कोई मुझे मुगालता नहीं है, लेकिन इस पुस्तक पे बहस शुरू हो गई है, ये देख के मुझे जरूर संतोष हो रहा है। सबसे पहले योगेंद्र यादव ने इसके ऊपर एक लेख लिखा, फिर आदरणीय राजमोहन गांधी ने उसके ऊपर लेख लिखा, उसके बाद जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं आदित्य निगम, उन्होंने उसके ऊपर लेख लिखा, और मुझे जहाँ तक खबरें मिली हैं और भी 4-5 लेख उस पर आने वाले हैं। तो उसकी बहस शुरू हो गई है। यही मकसद था कि बहस शुरू हो, और उसके ऊपर लिबरल्स भी अपनी बात बोलेंगे। अगर मेरे विश्लेषण में जो कमियां खामियां हैं, जो एक तरफापन है, या कहीं मैंने ज्यादती की है, तो सब मेरे सामने आएगी और मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। क्योंकि देखिए, ये बहुत मुश्किल काम था जिसको करने की मैंने कोशिश की है। एक वो उर्दू के शायर हैं नए इशरत कीरतपुरी, उनका एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये जो शेर है ना, ये इतनी गुत्थी उलझ गई थी कि इसमें कूदने से भी मुझे डर लग रहा था। मैं किताब को लिख के 6 महीने तक तो लिख के बैठा थे, सोचता रहा कि अब मैं इसका क्या करूं। और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए कहता था, वो भी पढ़ के चुप बैठ जाते थे या कुछ छोटे मोटे सुझाव देते थे। क्योंकि समस्या ये है कि ये बर्न के छत्ते की तरह है। मैं जिस दुनिया में जिन लोगों के साथ मैंने अपना वक्त गुजारा है, अगर मैं उनकी आलोचना करूंगा और मैं जो बातें मैंने किताब में कही हैं उनसे मुझे लगता है कि वो सब नाराज हो जाएंगे। मुझे तो मेरा धुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, मुझे बहिष्कृत कर दिया जाएगा उसमें से। तो इस प्रकार के डर मेरे मन में थे, और आज भी मैं उन डरों से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हूँ। मेरा नाम अभय जरूर है, लेकिन मैं भी डरता हूँ। सिर्फ इतना नहीं है, राइट विंग फायदा भी उठाता है ऐसे किसी चीज का, नो डाउट। वो भी अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा, और ये तमाम डर होते हैं। लोग बड़े पैमाने पर इस किताब को खरीद रहे हैं जी, भाजपा के लोग बड़े पैमाने पर इस किताब को खरीद रहे हैं। वो मुझे फोन कर करके भी मुझसे बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि उसका जो पहला अध्याय है संघ बदलता हुआ संघ परिवार है, पहले अध्याय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में काफी रिसर्च है। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को और बहुत सारे पदाधिकारियों को ऐसी बहुत सी बातें उसके अंदर हैं जो वहां उन्हें तैयार शुदा मिल जाती है। लेकिन वो मेरी किताब 2 धुरियों पे डिस्कोर्स मैपिंग करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की डिस्कोर्स मैपिंग करती है, और उसका जो विरोधी, उसका विपक्षी विमर्श है, उसकी भी डिस्कोर्स मैपिंग करती है। देखिए, दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, बहस शुरू हुई है, देखिए किस मुकाम तक ये बहस पहुंचती है। एक सवाल लक्ष्मण यादव जी ने भेजा है कि सामाजिक न्याय के भीतर बनता हुआ जो हालिया बहुजन और जनवादी गठजोड़, वो जिसको बहुत सारे लोग जय भीम लाल सलाम कह के पुकारते हैं, क्या वो आपको विकल्प बनता नजर नहीं आ रहा है क्या राजनीति का? मतलब चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर रावण है, तो अब वो उनका स्लोगन है द ग्रेट चमार। वो ये मानते हैं कि ये स्लोगन देकर वो एक बड़े पैमाने पे एक रेडिकल किस्म की और एक सबवर्सिव किस्म की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रेट चमार कहते हैं, वैसे ही जो अनुसूचित जातियों में दूसरी जातियां हैं, भाई वो कहती है ग्रेट पासी क्यों नहीं, या मान लीजिए ग्रेट धोबी क्यों नहीं, या कोई दूसरी और जाति वो ग्रेट क्यों नहीं है। तो देखिए, ये भारत, जब आप कहते हैं कि भारत जातियों और समुदायों में बटा हुआ देश है, सबके पास अपने अपने इतिहास हैं, सबके पास सत्ता में भाग लेने की, सत्ता में हिस्सा बटाने की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो कोई ऐसा मुहावरा खोजना पड़ेगा जिससे लोगों को ये न लगे कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज की नुमाइंदगी करके उनकी बात कहने का अधिकार ले लेना चाहती है। जब तक
कोई ऐसा मंच आप नहीं तैयार करेंगे, इसमें सारे समुदायों को लगेगा कि जब उस मंच पे आएंगे तो उनकी अपनी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता उनसे नहीं छिनेगी। अब तक नहीं। हाँ। मायावती जो बहुजन समाज के नेता के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी, अंततः तो जाटव समाज की नेता बनकर रह गई। मुलायम सिंह यादव ने पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पे अपनी शुरुआत की थी, अंततः वो यादवों के नेता बनकर रह गए। ये सब जो होता है इससे इसका ही फायदा उठाते हैं, फायदा मिलता है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को। और जो दूसरी जातियां हैं जो प्रभुत्वशाली जातियों में नहीं बदल पाई, जिनको सत्ता का और आरक्षण का और उनकी नजदीकियों का लाभ नहीं प्राप्त हुआ, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं कि शायद वहां पे कोई एक पॉलिटिकल लीड हमें मिले, जिसमें हम भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर। एक अंडरलाइनिंग एक चीज बहुत बार मानी जाती है कि जो लोग भाजपा को वोट करते हैं वो सांप्रदायिक हैं, मतलब दे आर कम्युनल। आप अपनी किताब में भी इस पे लिखते हैं। और ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है कम्युनलिज्म की, जो लिबरल्स के विदिन है, उन्होंने मान लिया कि एक अंडरस्टैंडिंग है, उसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलेंगे। और तो क्या इन लोग को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है कि जनता लीडर में विश्वास होती है और वो किसी और को इलेक्ट करती है? लिबरल्स के जो क्रिटिसिज्म आते हैं वो बार बार ऐसे होते हैं कि उनको जनता में ही विश्वास नहीं, मतलब उनको बार बार जनता पे ही शक होता रहता है, उनको लगता है कि जनता में ही सब गलत है, वो जो सोच है, जबकि शायद आंसर कहीं मिडवे है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, मैं तो दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो सेकुलर वामपंथी विमर्श है, लिबरल विमर्श, इसको मैंने मध्यमार्गी विमर्श कहता हूँ, उसने इस तरह से पूरी बात को गढ़ा है जैसे कि भारत के कुछ समुदाय स्थायी रूप से, पैदाइशी रूप से सांप्रदायिक हैं और कुछ समुदाय सेकुलरिज्म का और प्रगतिशीलता का स्रोत है। इसलिए ये द्विज जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, आप मोटे तौर पर देखें, इसमें कायस्थों को और भूमिहारों को भी आप जोड़ दें, क्योंकि पिछली कुछ वर्षों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, इसलिए उन्हें स्थायी रूप से सांप्रदायिक मान लिया गया है। और कुछ जातियों ने, जिन्होंने सामाजिक न्याय के तहत उन्होंने दूसरी गैर भाजपा दलों को वोट दिया है, इसलिए उन्हें स्थायी रूप से सेकुलर मान लिया गया है। ये जो लोकप्रिय किस्म की समझ बनाई गई है, ये समझ आपको विश्लेषण करने से रोकती है। ये समझ आपको ये देखने से रोकती है कि जिनको आप स्थायी रूप से सांप्रदायिक मान रहे हैं, उन्हीं के कुछ हिस्सों से मिलकर ही तो अखिलेश यादव की सरकार बनती है, उन्हीं के कुछ हिस्सों से मिलकर मायावती की सरकार बनती है, उन्हीं के कुछ हिस्सों से मिलकर नीतीश कुमार की सरकार बनती है। मेरा निवेदन यह है कि ये जो समुदायों में विभक्त करके सेकुलर सांप्रदायिक विभाजन किया गया है, ये भी इस मध्यमार्गी विमर्श की देन है। इससे बचने की पूरी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि भाई जनता से लोग नाराज रहते हैं, जिसमें मैं आपको बर्तोल्द ब्रेख्ट की एक मशहूर कविता सुनाऊंगा। छोटी सी कविता है ब्रेख्ट की, जिसमें ब्रेख्ट कहते हैं कि स्तेलेनी नगर, ब्रेख्ट स्टालिन के बड़े आलोचक थे, तो लिखते हैं, स्तेलेनी नगर में लेखक संघ का सेक्रेटरी एक पर्चा बांटते हुए देखा गया। स्तेलेनी नगर में लेखक संघ का सेक्रेटरी एक पर्चा बांटते हुए देखा गया। उस पर्चे में लिखा था कि जनता ने नेता का विश्वास खो दिया। पर्चे में लिखा था कि जनता ने नेता का विश्वास खो दिया है और इस विश्वास को पुनः पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या ही बेहतर हो कि इस जनता को भंग कर दिया जाए और एक नई जनता चुन ली जाए। ये जो प्रवृत्ति है कि भाई हमने समाज परिवर्तन का एक प्रोटोकॉल बनाया है, कि समाज परिवर्तन इस तरीके से होना चाहिए। अब समाज तो बदल रहा है, लेकिन वो आपके तय किए गए प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं बदल रहा है, इसलिए आप जनता के ऊपर ही शक करने लगते हैं। तो जब जो विचारधाराएं पिट जाती हैं, जो राजनीति पिट जाती है, उसमें ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। जब वो उछाल पर होती है और कामयाबी की तरफ होती है, तब ये प्रवृत्ति उसमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि वामपंथ वगैरह ये सब प्रवृत्तियां धीरे धीरे भारतीय समाज में नहीं, दुनिया के पैमाने पर इनको चोट लग रही है, ठेस लग रही है, ये पीछे धकेली जा रही है, इसलिए इनमें ये रुझान ज्यादा दिखाई पड़ता है। मैं आपका सवाल है प्लीज। मेरा नहीं, दर्शक का सवाल है।
ये मनोज सिंह जी ने पूछा है सवाल। हम्म, तो मनोज सिंह जी पूछ रहे हैं कि वो ये जानना चाह रहे हैं दरअसल कि ये जो आपकी किताब भी है जो कि किस हद तक हिंदू एकता की, जो आपने जिस हिंदू एकता की राजनीति की बात की, तो उसके उस पे वर्चस्व की जो कोशिश है, आपको क्या लगता है कि किस हद तक सफल हो गई है वो एक, और क्या उसका राजनीतिक परिलक्षण, उसके जो राजनीतिक परिलक्षण है वो अभी अपने पीक पर है, अपने चरम पर है, या अभी और हमको देखना बाकी है? अब मैं अभी पहले भी कह चुका हूं, मेरा मानना है कि इन लोगों को एक अच्छी राजनीतिक कामयाबी मिली है। इस राजनीतिक कामयाबी की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां क्या स्थायी होंगी, इसकी सामाजिक अभिव्यक्तियां क्या स्थायी होंगी, या राजनीतिक कामयाबी के तौर पर भी एक दीर्घकालीन कामयाबी होगी, इन सवालों का जवाब दिया जाना अभी बाकी है। मैं ये नहीं मानता हूं कि इनको जो कामयाबी मिल गई है वो स्थायी है और अनंत काल तक ये हिंदुस्तान पे इसी तरीके से हुकूमत अपने करते रहेंगे, ये लगभग असंभव है। अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक ऐसा विपक्ष प्राप्त हुआ है जिसके पास न कल्पनाशीलता है, न रणनीति है, न जूझने की क्षमता है। इसलिए आज जब हिंदुस्तान एक ऐतिहासिक संकट से गुजर रहा है, न तो कोरोना के ऊपर कोई कंट्रोल हो पा रहा है, न ही अर्थव्यवस्था का ग्राफ किसी तरीके से ऊपर जा रहा है, बेरोजगारी की बुरी हालत है, उत्पादन की, उपभोग की बुरी हालत है, विदेश नीति की कितनी बुरी हालत है हम सब लोग जानते हैं। हमें अपने पड़ोसी देशों से ही हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। उधर चीन के अतिक्रमण से भारत का हाथ, चीन के अतिक्रमण की चट्टान के नीचे भारत का हाथ दबा हुआ है। तो बहुत सारी समस्याओं से भारत जूझ रहा है, लेकिन ये तमाम समस्याएं नरेंद्र मोदी के लिए कोई राजनीतिक संकट नहीं बना पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो गैर भाजपा शक्तियां हैं वो न केवल कमजोर हैं, बल्कि उनमें किसी भी किस्म की सांगठनिक और राजनीतिक कल्पनाशीलता का भी अभाव है। इसकी वजह से ये लोग टिके हुए हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। जैसे ही मैं मानता हूं 80 के दशक में जो भारत में विपक्ष था, या उससे पहले 90 के दशक में जो भारत में, उससे पहले 70 के दशक में जो भारत में विपक्ष था, या 90 के दशक में भी था, अगर वैसा विपक्ष आज होता तो आज की परिस्थिति में पत्ता पत्ता बूटा बूटा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर दिया होता। लेकिन ऐसा ये नहीं कर पा रहे हैं। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है और हर संकट से वो कतरा के निकल जाते हैं। सौम्या, क्या बार बार ऐसा होता है जैसे आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो एक रिलीफ, अभी सब ठीक हो रहा है। जैसे बिहार में एक चुनाव जीतता है महागठबंधन, एकदम से खुशी मिलती है, सब ठीक हो रहा है। बार बार बहुत जल्दी किसी भी चीज पे संतुष्ट हो जाते हैं लिबरल्स। उनको मतलब ऐसा लगता है कि छोटी छोटी जो विक्ट्रीज है उनको लगता है कि यही आंसर है उस सांप्रदायिक राजनीति का, या जो भाजपा की राजनीति है उसका। मध्यमार्गी विमर्श है, आपकी बात समझ गया। ये जो मध्यमार्गी विमर्श है, ये लंबे अरसे तक ये लोग सत्ता में रहे हैं, ये सत्ता से पुष्ट होते रहे हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं भी इच्छा है कि सत्ता में हमारी वापसी होनी चाहिए। अगर केंद्रीय स्तर पर नहीं हो पाई तो राज्यों के जरिए सत्ता में हमारी वापसी हो, राज्यों में हम कुछ कामयाबियां हासिल करें, उसमें हमारी वापसी हो। मैं दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीत गई है, कल वो हार जाएगी, उससे भी क्या हिंदू बहुसंख्यकवाद कमजोर होगा। 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है 2014 से पहले। सबसे ज्यादा हिंदू बहुसंख्यकवाद की भावनाएं उस वक्त मजबूत रही हैं। अगर आप 2004 में और 2009 में जो कांग्रेस जीती है उसके भी वोटों का विश्लेषण करें ठोस रूप से, तब भी आप पाएंगे कि हिंदुओं की वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा हुआ है। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो ये जो स्थिति है, बहुसंख्यकवाद लगातार मजबूत होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने से उसे धक्का तो लगेगा, लेकिन ये मानना है कि उससे पराजित हो जाएगा। भाजपा के चुनाव हारने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं हारता है। इस बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसका काम चलता रहता है, आदिवासियों में, अनुसूचित जातियों में, पिछड़ी जातियों में, झुग्गी झोपड़ी वालों में, उन सब में उसका काम चलता रहता है। वो तो आईएएस के लिए कोचिंग का इंस्टीट्यूट भी खड़ा कर देता है। वो आईएएस के स्तर से लेकर और धारावी की झुग्गी झोपड़ी में किस तरह लोगों को शिक्षा के जरिए अपने साथ जोड़ा जाए, नौजवानों में, वहां उस स्तर से लेकर उस स्तर तक काम कर रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम को भी इसको हम पता है, आदिवासियों में काम कर रहा है, वो दलितों में काम कर रहा है, वो जातियों में काम कर रहा है, वो स्लम ड्वेलर्स के बीच में काम कर रहा है।
वो अमीरों में काम कर रहा है, गरीबों में काम कर रहा है, उसके बहुत सारी बाहें हैं। वो सारे संगठन मुतवातिर बिना विश्राम किए हुए काम करते रहते हैं और हम लोग इस दृष्टि इसको नहीं देखते। हम लोग केवल यही देखते हैं कि भाई उसने मुसलमानों के खिलाफ क्या कर दिया, उसने चर्चों के ऊपर पत्थर फिरवा दिए, तो हम उस आधार पर उसकी आलोचना करते हैं। उस आधार पर तो आलोचना की ही जानी चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो उसका वास्तविक पक्ष है, उसका मर्म है, उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। बिल्कुल कि ये एक बहुत ये बात दरअसल बहुत दिलचस्प है और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तमाम बार ऐसे मौके आए हैं जब जो मजदूर संगठन या किसान संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो अपनी ही सरकारों के खिलाफ गया है, बोला है, हड़तालें और आंदोलन किए हैं, जो दरअसल एक लंबे समय में हमने बाकी राजनीतिक दलों के साथ नहीं देखा था कि अपनी सरकार है तो जो श्रमिक संगठन है, जो कामगारों का संगठन है, वो चुप हो जाएगा कई बार अगर वो कामगार विरोधी भी। एक और बात सोचिए जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो अपनी बाहें फैलाई हैं, हम लोग मानते थे कि मजदूरों का आंदोलन तो वही कम्युनिस्टों और समाजवादियों का काम है, मजदूरों का आंदोलन करना। जी, जी। इस वक्त देश का सबसे बड़ा मजदूर आंदोलन भारतीय मजदूर संघ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है इस वक्त भारत में, वो भारतीय मजदूर संघ है। वो सीपीआई, सीपीएम की और कांग्रेस की और समाजवादियों की ट्रेड यूनियन नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में दूसरी शक्तियों को पीछे कर दिया है और ये उन्होंने बहुत धीरे धीरे पिछले 90 साल तक मुतवातिर काम करके उन्होंने किया और अदृश्य रूप से बहुत बड़ी डींगे मारे बिना उन्होंने ये काम किया है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल मैंक, ये हम लोग परसों के दिन हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, जो उदारतावादी ताकतें हैं हमारे देश में, ताकत है कि नहीं पता नहीं, वो माफ नहीं कर पाती। वो जैसे उनके बीच में अगर कोई इंसान है और उससे कुछ गलत बात हो जाती है जो उनसे नहीं इत्तेफाक रखती, वो लोग एकदम से उसका हाथ छोड़ देते हैं, उसको इतना उसके प्रति ऐसे उनकी ट्रोलिंग होगी बहुत ज्यादा। पर वहीं भाजपा या संघ उनके यहाँ से अगर जैसे तेजस्वी सूर्या की वजह से एक ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट का ब्लॉक की दिक्कत हुई भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा ने तेजस्वी सूर्या का हाथ एकदम से नहीं छोड़ा। ऐसे नहीं किया कि ठीक है अब ये एकदम बर्खास्त है, उसको तभी भी मतलब अभी वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उनको एकदम हटा दिया। ये लिबरल्स इतने इजीली क्यों छोड़ देते हैं अपने लोगों का साथ? मतलब उनको ऐसा क्या लगता है? वैसे ही इतने कम साथी हैं, उसमें भी किसी से एक दो गलती हो जाए तो उसका साथ छोड़ देते हैं। जो विचार तंत्र जितना आकार में छोटा होगा वो उतना ही कट्टर होगा। जो विचार तंत्र आकार में बड़ा होगा वो उसका बड़ा होना ही इस बात का सबूत है कि वो अपने दरवाजे हमेशा खुला रहता है। उन दरवाजों पर जब दस्तक होती है तो वो उन दरवाजों को खोलता है, ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। और दूसरा विचार तंत्र छोटा है, वो अपनी वैचारिक शुद्धता पर ज्यादा बल देगा। नहीं, लिबरल्स के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के बारे में कह रहा हूं। जैसे माओवादी है, वो बहुत छोटा विचार तंत्र है उनका, बहुत छोटी दुनिया है। तो छोटी दुनिया में आप आइडियोलॉजिकल प्योरिटी अपनी बनाए रख सकते हैं। जो उस आइडियोलॉजिकल प्योरिटी से थोड़ा भी भटकेगा उसको वो बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, उससे अपने आप को उसको त्याग देंगे। लेकिन जिसके निशाने में इतना बड़ा हिंदू समाज है, अगर वो इस तरह की लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में यकीन करेगा तो वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होगा। मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 3 जात के खिलाफ सब जात नारा लगा के जीते। ये 3 जात क्या थी? यादव, जाटव और मुसलमान। मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद लगातार उनकी कोशिश ये भी रही है कि ज्यादा से ज्यादा यादव और ज्यादा से ज्यादा जाटव उनकी शर्तों पे उनकी पार्टी में आए। तो देखिए वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्टों ने भी लंबी लड़ाई के तौर पे ही अपना आंदोलन शुरू किया था, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी सब बातें कर दी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो लंबी लड़ाई लड़ रहा है, किस तरीके से वो हिंदू एकता स्थापित कर पा रहा है, उस हिंदू एकता को कितना कामयाब कर पाएगा, कब तक ये सब चलेगी कामयाबी, कब उन्हें अपनी कमियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो सरकार चलाने में जो विफलताएं प्राप्त हो रही हैं, उन विफलताओं के राजनीतिक फलितार्थ कब उनके सामने आएंगे, इस पे हम लोगों को अपनी निगाह रखनी चाहिए। एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ पे निकल के आई कि दरअसल अगर आप डाइवर्सिटी के खिलाफ जो पूरे एक नेशनलिटी का कंसेप्ट है, नेशनलिज्म का,
तो उसके लिए भी आपको एक किस्म की डाइवर्सिटी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपका संगठन जैसे जैसे बड़ा होगा आपकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो आप उसको अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप जो डाइवर्सिटी के खिलाफ भी अगर काम कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। नाउ एक आखिरी सवाल है और ये दर्शक की तरफ से आया है कि दिनेश जुआल जी ने ये पूछा है कि क्या भाजपा का घमंड और कुशासन ये विकल्प की राह बनाएगा, या फिर अंततः जो विपक्ष अभी एग्जिस्टिंग विपक्ष है उसको छिन्न भिन्न करके ही कोई रास्ता निकल सकता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन जो है पूरा। मुझे लगता है कि जो भाजपा की सरकार से नाराजगी है, वो नाराजगी नेता की तलाश कर रही है। जो मौजूदा नेतृत्व है वो, उसमें मुझे क्षमता नहीं दिखाई पड़ती है कि वो उस नाराजगी का राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व कर पाएगा। कोई नया नेता उभरेगा। जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था उसने कुछ राजनीतिक शक्तियां हम लोगों के सामने रखी, लेकिन वो राजनीतिक शक्तियां राष्ट्रीय स्तर तक विकसित नहीं हो पाई। उन्हें कामयाबी मिली, जो हम आम आदमी पार्टी के रूप में देखते हैं, एक कामयाबी मिली, बहुत अच्छी कामयाबी मिली उन्हें, लेकिन वो कामयाबी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा पाई, वो दिल्ली में सिमट कर रह गई कामयाबी। दूसरे प्रांतों में जो संभावनाएं थी वो खिलने से पहले ही मुरझा गई संभावनाएं। पंजाब में संभावनाएं थी वो नहीं हो पाई। उसके अन्य कारण है, उन पर हम लोग विचार करते रह सकते हैं, लेकिन नतीजा उसका ये है। तो जो भाजपा विरोधी राजनीति है और सरकार की विफलताओं से, सरकार के गलत कदमों से, जो कि नोटबंदी से लेकर और लॉकडाउन तक गलत कदमों का एक लंबा सिलसिला है, तमाम विफलताएं हैं, चाहे वो अर्थनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो विदेश नीति के क्षेत्र में हो, वो विफलताओं का लंबा सिलसिला है। हम लोगों को देखना ये पड़ेगा और ध्यान करना चाहिए, नजर रखनी चाहिए इस पर कि वो कौन सा राजनीतिक नेतृत्व है जो आगे बढ़कर पहलकदमी लेकर इस सबका नेतृत्व करे और इसको राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय मंच पर खड़ा होकर पूरे देश को इसके जरिए संबोधित करे। जब तक ऐसी आवाज नहीं सामने आएगी तब तक मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का बोलबाला बना रहेगा। शुक्रिया अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चूंकि आपने बर्टोल्ट ब्रेख्ट का जिक्र छेड़ दिया है, तो ये जो पूरी बातचीत है इसके कंक्लूजन या इसको खत्म करते हुए ब्रेख्ट की एक कविता जो है उसका मोहन थपलियाल का हिंदी अनुवाद है ये मुझे जहाँ तक याद है। वो जर्मन से करते हैं सीधे अनुवाद। जी जी, मुझे जहाँ तक याद है तो वो एक कविता है उनकी, मुझे जो याद आ रही है अभी आपसे बात करते करते ही, जो बोलते हो उसे सुनो भी, ब्रेख्ट की कविता है। और वो कहती है कि अध्यापक अक्सर मत कहो कि तुम सही हो, छात्रों को उसे महसूस कर लेने दो खुद ब खुद, सच को थोपो मत, यह ठीक नहीं है सच के हक में, बोलते हो जो उसे सुनो। कहीं ना कहीं जो हमने बातचीत की वो जो अध्यापक और वो जो एक एरोगेंस है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, और उससे जो नुकसान हुआ है उन सारी चीज़ों पे हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी इतना सारा वक्त देने के लिए, जिन्होंने सवाल भेजे। जी, मेरी आपके ऊपर इतनी चर्चा की और इतना धैर्य दिखाया मेरी बातें सुनने में। मेरी बहुत सी बातें बहुत ही नाखुशगवार और जरूर किस्म की भी होती हैं, उसके लिए मैं आप सब लोग, लेकिन हमको वही तो करना था ना, हम सबको वही करना था दरअसल। जो खुशगवार ना गुजरे वो बातें भी सुननी थी हम सबको। और जिस सिद्धांत की हम बार बार दुहाई देते हैं, सहिष्णुता से लेकर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो दरअसल यही तो है ना। तो खैर, तो हमने ये नारे इतनी जोर से लगाए कि उसमें बाकी सारी आवाजें दबी गई है। तो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिन लोगों ने सवाल पूछे, और क्योंकि कुछ सवाल मुझे बहुत पसंद आए, तो उनका शुक्रिया कि आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे थे। आपने किताब भी पढ़ी, पढ़ने की परंपरा बची रहे, जिससे लिखने की परंपरा बची रहे, इस उम्मीद के साथ अभय जी को शुक्रिया करते हुए, सौम्य आपका भी थैंक यू, आपने इतने कम समय में किताब पढ़ डाली, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और हम करते रहेंगे इस तरह की चीज़ें लगातार, और हम चाहेंगे दोबारा अभय जी के साथ फिर हमको समय मिले, क्योंकि अभी 1.5 घंटा होने वाला है। और ये जो तस्वीर, एक बहुत ज़रूरी चीज़, जो तस्वीर अभय जी की आप ऊपर टॉप बैंड्स में देख रहे हैं जो एनिमेट हो रहे हैं, उसका क्रेडिट देना ज़रूरी है। तो भरत तिवारी हमारे एक दोस्त है, उनकी खींची हुई तस्वीर है ये। तो क्योंकि मैं जानता हूँ जी जी अभय जी, भरत जी के बारे में कुछ कह रहे हैं आप? मेरे भी दोस्त हैं। जी, मेरे भी बहुत पुराने दोस्त हैं भरत तिवारी, जब मैं दिल्ली रहा करता था। तो उनकी खींची हुई तस्वीर है, क्रेडिट देना जरूरी है। हम लोग फिर से आएंगे, कल भी आएंगे, और अभय जी के साथ भी फिर कभी वक्त निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बस इतना कि पढ़ते रहिए, सोचते रहिए,
सोचते रहने से भी रास्ता निकलता है, बल्कि सोचते रहने से ही रास्ता निकलता है। ठीक शुक्रिया। है। हाँ, मेरा एक लास्ट पॉइंट जी था। सौम्या। मैं कहूंगी कि ऑर्गेनाइजर वक्त मिले तो हफ्ते में 1 या 2 बार पढ़नी चाहिए लोगों की, जी। समझना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की, नहीं। हमेशा सिर्फ वही वो ना पढ़े जो आपको अच्छा लगता है। हाँ। प्लीज वो भी पढ़े, क्योंकि जरूरी है समझना कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। जी, और जी। सौम्या की सलाह के बाद मैंने खुद ऑर्गेनाइजर पढ़ना शुरू किया पिछले कुछ दिन से। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या सलाह के लिए, और हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक 3 मैजिकल वर्ड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।